नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद देहरादून में विकास कार्यों को लेकर चल रही परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की और जहां अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए, तो वहीं बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विकास परियोजनाओं को लेकर जो बजट दिया गया है, उस बजट का तय समय पर क्रियान्वयन हो सके और उसके लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। और साथ ही साथ वर्तमान में जो रैन बसेरों की स्थितियां हैं, उसमें सुधार करने के निर्देश भी उनकी ओर से दिए गए। देहरादून हमारा राजधानी क्षेत्र है और राजधानी क्षेत्र में अनेक योजनाएं आज चल रही हैं राज्य सरकार की, भारत सरकार। सर, ये अंदर की आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल। ग्रामीण क्षेत्रों में कई सारे कार्यक्रम भी चल रहे हैं। उन कार्यक्रमों को और जनस्पर्शी बनाया जाए और जन कल्याण केंद्रित बनाया जाए, उसको लेकर और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने भी जो लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं, उन सबके महत्वपूर्ण सुझाव भी यहाँ आए। अपने अपने क्षेत्रों की बात उन्होंने करी, जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं। ये तय हुआ वर्ष 2026 के महीने के लगभग पहले ही सप्ताह में ये बैठक यहाँ पर हुई है और इससे और जो हमारे काम हैं उनको तेजी मिलेगी और नवाचार होगा और हमारे सरकार का जो कार्यक्रम जन जन की सरकार जन जन के द्वार जो कार्यक्रम चल रहा है, उसको और प्रभावी रूप से लोगों के लिए और उससे मदद हो, सहायता हो, उनके घर के पास उनको सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिले। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में जल्द ही केंद्रीय विद्यालय खुलने वाले हैं। आपको बता दें कि आज राज्य के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर इस मामले में औपचारिक ज्ञापन सौंपा है और जहां मंत्री ने इस महत्वपूर्ण विषय पर कार्रवाई का आश्वासन दिया, तो वहीं गैरसैंण और आसपास के पर्वतीय क्षेत्रों में विद्यालय की स्थापना को लेकर भी तमाम बातें उनकी ओर से कही गई। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि पौड़ी जिले को अब नई पहचान मिल गई है, जहां अंकिता भंडारी के नाम पर नर्सिंग कॉलेज का नाम रखा गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर बड़ा फैसला लिया गया और जहां राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोब का नाम बदल दिया गया है। शासनादेश जारी है और जहां काल इस पर अमल हुआ। तो आपको बताते चले इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोब का नाम बदल दिया गया है। आपको बता दें कि पौड़ी का नाम परिवर्तित कर इस हॉस्पिटल का नाम अब स्वर्गीय अंकिता भंडारी राजकीय नर्सिंग कॉलेज किया गया है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद इस निर्णय पर तत्काल अमल करते हुए शासनादेश को जारी कर दिया गया, जहां इस संबंध में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार के द्वारा इस पर कार्यालय में ज्ञापन जारी किया गया और जिसमें कि शासनादेश के अनुसार अब कॉलेज के नाम में परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जहां राज्य सरकार के इस फैसले को अंकिता भंडारी की स्मृति में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोब का नाम बदल दिया गया है और जिसे स्वर्गीय अंकिता भंडारी के नाम पर रखा गया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैंतुरा जुड़ गए हैं। तो अभय जी, जिस तरीके से नाम परिवर्तित किया गया है, क्या कुछ ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री से कल अंकिता भंडारी के माता पिता से मुलाकात हमने करी थी। उस मुलाकात के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि राज्य सरकार के तरफ से कुछ बड़े निर्णय यहाँ पर लिए जा सकते हैं। खासतौर पर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने अंकिता भंडारी के माता पिता को भरोसा यहाँ पर दिलाया था, ये कहा था कि राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है, अपराधियों को तो सजा मिलेगी ही मिलेगी, पीड़ित परिवार को भी जो मदद की आवश्यकता होगी उन्हें राज्य सरकार की तरफ से हर संभव मदद यहाँ पर दी जाएगी। उसी के निर्णय पे कह सकते हैं कि आज मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया गया। जो राजकीय नर्सिंग कॉलेज जो फरीदकोट में जो नर्सिंग कॉलेज था, उसका नाम अंकिता भंडारी राजकीय नर्सिंग कॉलेज नाम यहाँ पर दिया गया
और ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया है उस पर तत्काल यहाँ पर शासन की तरफ से अमल भी यहाँ पर कर लिया गया और नाम बदलने का जो ये कह सकते हैं कि जो शासकीय जो आदेश होता है उस आदेश को शासन की तरफ से भी जारी कर दिया गया है। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने निर्णय यहाँ पर लिया तो ये कहा जा सकता है कि जन भावनाओं के अनुरूप ये निर्णय लिया है और राज्य की उस बेटी को न्याय भी मिल सके और उनके परिजनों के लिए भी ये कह सकते हैं कि बड़ी राहत यहाँ पर इस रूप में से कहा जा सकता है। साथ ही मुख्यमंत्री से जिस प्रकार से अंकिता भंडारी के माता पिता ने मुलाकात करी थी और जो उनकी बातचीत वहां पर रही, तो ऐसे में संभावना यही जताई जा रही है और जो सूत्र बता रहे हैं सरकार की तरफ से भी, उसमें कहा जा सकता है कि जल्द ही राज्य सरकार की तरफ से सीबीआई जांच का यहाँ पर ऐलान किया जा सकता है ताकि दोषियों को और कड़ी से कड़ी सजा यहाँ पर मिल सके और जो जिन लोगों पर यानी कह सकते हैं कि इस न्यायिक प्रक्रिया पर भी लोगों का भरोसा यहाँ पर जग सके। साथ ही जो आशंकाएं इस समय फैल रही है, चाहे वो आंदोलन के माध्यम से सामने आ पा रही हो, लोगों के बयानों के माध्यम से सामने आ रहे, उस पर भी स्पष्टीकरण यहाँ पर आ सके। जी ठीक है अभय जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उर्मिला सनावर के ऑडियो क्लिप मामले में एसएसपी अजय सिंह ने कहा है कि देहरादून में थाना डालनवाला और थाना नेहरू कॉलोनी में उनके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हुए थे और जिस पर कि पुलिस ने उन्हें समन भी भेजने का काम किया था। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि उर्मिला सनावर के द्वारा देहरादून पहुंचने पर पुलिस को जांच में सहयोग देने का काम किया गया और जिसमें कि पुलिस ने उनकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग और उनके ऊपर लगे आरोपों के साथ साथ उनके साथ पेश किए गए ऑडियो क्लिप को भी लेकर पूछताछ की है, जहां एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी दी है कि सभी ऑडियो क्लिप्स को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा और रिजल्ट के आने पर ही अग्रिम कार्रवाई होगी। देखिए, जैसा आपको पता है कि देहरादून में 2 मुकदमे थाना डालनवाला और नेहरू कॉलोनी में दर्ज हैं और जिसमें कुछ ऑडियो और जो क्लिप्स थी वो वायरल हो रही थी और इससे संबंधित मुकदमे दर्ज हुए थे और कुछ मानहानि और अन्य तरह से जो षड्यंत्र के तहत इस तरह की क्लिप्स को रिलीज करने की बात थी उससे संबंधित मुकदमा था। लगातार नोटिस दिए गए थे। इसके उपरांत श्रीमती उर्मिला जी यहाँ पर उपस्थित हुई और विवेचक जो हमारे हैं उनको बयान भी पूरे दर्ज कराए गए। सभी बयानों को निष्पक्षता के लिए ऑडियो वीडियो रिकॉर्डेड किया गया है और साथ ही साथ उनसे साक्ष्य भी मांगे गए जो आरोप उनके द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया या अपने फेसबुक से लगाए गए थे। तो जो भी साक्ष्य दिए गए उसमें मात्र वही क्लिपिंग्स थी जो आप लोगों के सभी के समक्ष सोशल मीडिया में थी। इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसे साक्ष्य दोनों विवेचक को नहीं दिए गए जो कोई एक्स्ट्रा हो। तो जो आपके पास जो क्लिप्स हैं जो सोशल मीडिया वायरल थी उसके अतिरिक्त नहीं, उनके द्वारा बताया गया कि ये रिकॉर्डिंग्स उनके द्वारा समय समय पर क्लिप्स को बनाया गया था और सभी क्लिप्स को जोड़कर एक 40-50 मिनट की जो थी वीडियो उनके द्वारा क्लिप्स ऑडियो रिकॉर्डिंग डाली गई थी। क्योंकि कोई साक्ष्य एक्स्ट्रा नहीं दिए गए किसी पर्टिकुलर केस से जैसा उनका आरोप था, लेकिन फिर भी उनके सारे बयान और जो क्लिप्स थी उसको हमने संरक्षित कर लिया, साथ ही साथ उसको फॉरेंसिक में भेजेंगे। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर जो देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि राज्य सरकार जल्द ही करेगी सीबीआई जांच की सिफारिश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच का ऐलान जल्द ही संभव हो सकता है, जिसमें कि सीएम कल अंकिता के माता पिता से कर चुके हैं मुलाकात। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि अभी वैधिक राय ली जा रही है सरकार की ओर से, जहां सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है, जहां आपको बताते चले कि कल तक सीबीआई जांच को लेकर बड़ा ऐलान होने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच का ऐलान किया जा सकता है। सरकार की ओर से लगातार इसमें प्रयास किए जा रहे हैं और कल तक सीबीआई जांच को लेकर ऐलान करने की संभावनाओं को भी जताया जा रहा है। तो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है जिसमें कि आपको बता दें कि अभी विधिक राय लगातार ली जा रही है और कल तक इसमें संभावना जताई जा रही है कि सीबीआई की जांच को लेकर ऐलान होना संभव है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जिस तरीके से प्रदेश भर में लगातार एक से एक बड़े अपडेट इस मामले में सामने आ रहे हैं, जहां राज्य सरकार जल्द ही इसमें
सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकती है और जिसमें कि हो सकता है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जिस तरीके से सीबीआई की जांच की मांग की जा रही थी वो पूरी हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि कल तक इस मामले में सीबीआई की जांच को लेकर भी ऐलान किया जा सकता है। तो लगातार इस मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति में तूल पकड़ा हुआ है और जहां जल्द नया अपडेट इसमें आने की आशंका जताई जा रही है। जहां आपको बता दें कि मामले को लेकर प्रदेश भर में जो राजनीति है वो भी पूरे तरीके से गरमाई हुई है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी इस मामले में लगातार देखने को मिल रही है और इस वक्त आपको बता दें कि बड़ी अपडेट सामने आई है जहां राज्य सरकार जल्द ही सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकती है और हो सकता है कि कल इसका बड़ा ऐलान भी कर दिया जाए। तो यानी कि अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच को लेकर जल्द ही बड़ा ऐलान हो सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर रुड़की से है, जहां झबरेड़ा क्षेत्र में अंकिता हत्याकांड के बाद राजनीति पूरे तरीके से गरमा गई है। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने राज्य मंत्री देशराज कंडवाल पर आरोप लगाया है कि बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से जनता को गुमराह कर रहे हैं। जहां महक सिंह ने यह भी कहा कि इन शिविरों में समस्याओं का समाधान नहीं होता और जनता निराश लौट जाती है। जो आजाद समाज पार्टी के खरक के रहने वाले महक सिंह हैं, बिल्कुल वो पहले जाति राम जी को, जो हमारे माननीय विधायक हैं, और कांग्रेस के बारे में तीखा बोलते थे, क्योंकि उन्हें ये पता था कि शायद विधायक जी झबरेड़ा में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो वो केवल और केवल आप उनके बयान निकालिए सारे के सारे, तो जाति जी कांग्रेस उनके बारे में बुराई करते घूमते थे, क्योंकि काम उसे कुछ है नहीं। पार्टी अभी अभी उनकी वो पैदा हुई है, ठीक है ना। उसके वो प्रदेश के अध्यक्ष आप बता रहे हैं, और पहले भीम आर्मी में ये काम करता था लड़का। तो ये, क्योंकि ये खरक का रहने वाला है, ये अगर मेरी बुराई कर रहे हैं तो मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ आरिफ साहब। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरोवर नगरी नैनीताल के निवासी सिद्धार्थ साहा ने उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। जहां आपको बता दें कि उन्हें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। जहां उनके शपथ ग्रहण के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 10 हो गई है। तो वही जानकारी देते चलें कि हाईकोर्ट के परिसर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के दौरान रजिस्ट्रार जनरल योगेश कुमार गुप्ता ने सिद्धार्थ साहा को न्यायाधीश नियुक्त किए जाने से संबंधित राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से जारी वारंट का भी वाचन किया। जहां इसके पश्चात मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें उत्तराखंड उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस के नेता कुमारी शैलजा ने कहा कि पार्टी में आने वाले समय में अपने आगामी कार्यक्रमों का पूरा तरीके से फोकस किया हुआ है और जहां इस दौरान उन्होंने मनरेगा को देश के गरीब और ग्रामीण वर्ग के लिए बेहद ही अहम योजना बताया। तो वहीं कुमारी शैलजा ने कहा कि मनरेगा ने देश भर में करोड़ों लोगों को गरीबी से बचाया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। अंकिता भंडारी का मुद्दा ना केवल एक अंकिता, अनेकों अंकिता और कितनी अंकिता पूरे प्रदेश में। देखो, कई बार एक नाम सिंबल बन जाता है। अंकिता भंडारी के नाम से आज सारे देश में, दुनिया में उत्तराखंड का नाम गलत तरह से सुर्खियों में आया। लेकिन इतनी अंकिता भंडारी हैं, हम उत्तराखंड में ही देख सकते हैं, हर क्षेत्र में देख सकते हैं। और कितने ही ऐसे केस हैं जिसमें सत्ता पक्ष के लोग इन्वॉल्व हैं। आज की बैठक में ये दो मुख्य बातें थी, और पहली बात तो मनरेगा से संबंधित है कि किस प्रकार से ग्रामीण भारत की तस्वीर को उज्जवल बनाने के लिए अतीत में कांग्रेस की सरकार ने मनरेगा की जो योजना लाकर ग्रामीण भारत की उम्मीदों को पूरा किया, और किस प्रकार से उन
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर डोईवाला से है, जहां भनियावाला क्षेत्र में नाले की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए अवैध निर्माण को पालिका प्रशासन की ओर से ध्वस्त कर दिया गया। जानकारी के अनुसार जावेद के द्वारा नाले की भूमि पर कब्जा कर मकान का निर्माण किया गया था और यह कार्रवाई उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद की गई है और जिसके तहत अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि कार्रवाई के दौरान कांग्रेस के नेता मोहित उनियाल भी मौके पर मौजूद रहे, जहां उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही घर को चिन्हित कर उसे तोड़ना गलत है और सभी अवैध निर्माणों पर समान कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए इसकी कार्रवाई की जा रही है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है कोर्ट के आदेश से। नोटिस भी दिया गया, नोटिस क्या सुनवाई हुई है पूरी प्रॉपर। किस तरह का अतिक्रमण? ये नाले की भूमि पर अतिक्रमण कर रहा था, पीपी एक्ट में इसका चालान था। कितने घर हैं? एक घर है या यहाँ नाले की जद में जितने एक ही घर आया इसमें। अब खबर मसूरी से है, जहां उप जिला चिकित्सालय में अब नेत्र ऑपरेशन की सुविधा शुरू हो गई है। आपको बताते चलें कि गुरुवार को इस सुविधा का शुभारंभ सीएमएस डॉक्टर खजान सिंह चौहान और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी के संयुक्त रूप से किया, जहां आपको बताते चलें कि आई सर्जन डॉक्टर नेहा पांती ने मोतियाबिंद का पहला सफल ऑपरेशन कर इस नई सुविधा की शुरुआत की है। जहां इस अवसर पर डॉक्टर नेहा पांती ने इस पर जानकारी दी कि अस्पताल प्रशासन और सरकार ने आंखों के ऑपरेशन के लिए सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए हैं और जिससे कि अब स्थानीय मरीजों को इलाज के लिए देहरादून नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि उप जिला चिकित्सालय में भविष्य में भी सभी प्रकार के नेत्र ऑपरेशन किए जाएंगे। डॉक्टर्स की टीम को बधाई देना चाहूँगी कि उनके सफल प्रयासों से ही ये हो पाया है कि आज एक 64 वर्षीय एक बुजुर्ग का यहाँ पे मोतियाबिंद का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ है। पहली बार यहाँ पे, क्योंकि यहाँ आँखों का ऑपरेशन अभी तक शुरू नहीं हुआ था, लेकिन आज पहली बार यहाँ पे शुरू हुआ है। तो इसके लिए मैं पूरे शहर वासियों को भी बधाई देना चाहूँगी कि सिर्फ शहर के ही नहीं, शहर के आसपास का जो एरिया है, जिन लोगों को खास तौर से बुजुर्गों को आंखों के ऑपरेशन के लिए देहरादून दौड़ना पड़ता था, लेकिन आज से वो निःशुल्क सेवा हमारे सिविल हॉस्पिटल में उपलब्ध रहेंगी। मैं माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो भी फैसिलिटी यहाँ हॉस्पिटल में नहीं होती, जो भी हमको यहाँ पे सामान चाहिए होता है, वो माननीय मंत्री जी अपने प्रयासों से यहाँ पे उपलब्ध कराते हैं। समय समय पे हॉस्पिटल का निरीक्षण भी करते रहते हैं। मेरा सब बढ़िया रहा। मैं लोगों की तारीफ करना चाहता हूँ कि मसूरी के अंदर कम से कम एक आंखों का ऑपरेशन का वो खुला। हाँ, जनता से मेरी निवेदन है कि आपको देहरादून जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्पेशलिस्ट है, बढ़िया डॉक्टर है और अच्छा बिहेव करते हैं लोग मतलब पेशेंट के साथ। हाँ, मैं इसलिए तारीफ करता हूँ। मैं काफ़ी दिनों से इनके पास आ भी रहा हूँ। IoT शुरू हो गई थी, एक्सेप्ट IoT बची थी और IoT भी आज शुरू हो गई है। और जो IoT शुरू हुई है, इसमें मैं आप सभी का स्पेशली मंत्री जी गणेश जोशी जी और हमारे चेयरमैन मीरा सकलानी जी, इनके अथक प्रयासों से यहाँ पे जो है, जो भी इंस्ट्रूमेंट की कमी थी वो पूरी हो गई और आज पहला ऑपरेशन हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये जो है लगातार होते रहेंगे। लगातार सब फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम यहाँ शुरू में आए थे, मैं एज ए एनेस्थेटिस्ट क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ, तो और मैं यहाँ अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट भी हूँ। तो मैंने जब देखा यहाँ की, यहाँ उस समय कोई भी OT शुरू नहीं हुई थी। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।